हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, स्टॉक मार्केट का 2021 का एनालिसिस करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो सकता है, मेरे को क्या लग रहा है, किस हिसाब से मैं मार्केट को इस समय रीड कर पा रहा हूँ। बट एक चीज़ का प्लीज़ याद रखें, ये मेरा एनालिसिस है। एज ऑन मैं कहूँगा, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 दिसंबर 2020। तो जैसे लास्ट ईयर हमने एनालिसिस किया था, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन थी कि ग्रोथ रिबाउंड करेगी, सब कुछ होगा। बट कोरोना वायरस इतनी बुरी तरह इंपैक्ट करेगा, सब नहीं पता था। स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से मैं सही रहा हूँ, बट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से नहीं रहा, जो मेरा पिछला आउटलुक था। बट इस बार हम कोशिश करेंगे कि अभी की सारी सिचुएशंस को देखते हुए एक एनालिसिस किया जाए। और सिल्वर मेंबर्स को, और जो सिल्वर मेंबरशिप के ऊपर हैं, गोल्ड मेंबर्स हैं, ऑब्वियस है उन लोगों के लिए बात हो गई। तो सिल्वर मेंबर्स को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आप कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे एक पूरी वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, आपको दिख जाएगी। तो आप उस वीडियो को देखिए बजाय इसको देखने के। एंड का जो पोर्शन इसका बहुत लंबा हो रहा है, उसको मैंने उसके अंदर डाला है। उसके अंदर कई सारे चार्ट्स हमने डिस्कस करे हैं। तो आप जो भी सिल्वर मेंबर्स हैं या गोल्ड मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली उनको सिल्वर मेंबर्स का कंटेंट दिखता है, तो आप उधर जाइए, उस वीडियो को देखिए। एंड अगर आप वही वाली वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं दो वीडियोस अलग से नहीं बना रहा, मैं एक ही में कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ, तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए पूरी चीज़ें जो जो होती हैं। तो गए सबसे पहले मार्केट का आउटलुक क्या लग रहा है या इकोनॉमी का आउटलुक क्या लग रहा है। तो पहले इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं, मार्केट उसके बाद करेंगे थोड़ा। इकोनॉमी में देखिए कहीं ना कहीं रिकवरी आनी चाहिए, और मेन हमें क्या चीज पे नजर रखनी है वो है Q4 की अर्निंग्स। तो हुआ क्या है, Q2 Q3 में तो चलो आपका दिवाली का सेल का सीजन होता है। अब क्रिसमस की वजह से हो सकता है कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, तो शॉपिंग वॉपिंग होने लगती है, न्यू ईयर की वजह से कुछ ना कुछ। ये समय पे एक्चुअली शॉपिंग चल रही होती है, लोगों की कंजम्पशन बढ़ रही होती है। हमें देखना है जो जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर है, जो Q4 है, उसमें अर्निंग सस्टेन हो रही है कि नहीं हो रही। अगर उसमें कंपनीज की इन जनरल अर्निंग्स आ रही हैं, कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम कह सकते हैं रिकवरी चल रही है हमारी। अगर नहीं आती अर्निंग्स तो फिर भैया दिक्कत की बात है। फिर कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट भी सांस लेना शुरू कर देगी, रुकना शुरू कर देगी अभी। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट चार्ट्स पे हमें दिख रही है, और मैंने गोल्ड मेंबर्स के लिए चार्ट ऑफ द डेकेड की वीडियो भी बनाई थी, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि काफ़ी बुलिशनेस है। और मैंने वहाँ पे चार्ट ऑफ द डेकेड में अपना जितना एनालिसिस था निफ्टी का, सारा करके आपको बताया था। एंड कट शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। करेक्शंस वगैरह आएंगी, बट एक बुल मार्केट के अंदर करेक्शंस आती हैं। एंड ये बुल मार्केट लिटरली ऐसी है जो आपने शायद कभी देखी नहीं होगी। और जो बहुत लोग रिसेंटली घुसे मार्केट्स के अंदर, जिन्होंने 2003 से 2008 का रन नहीं देखा, हो सकता है उन लोगों को ऐसा कुछ रन देखने को मिल जाए। बट अगेन डिटेल्ड एनालिसिस उसमें मैं पहले ही डाल चुका हूँ। आई थिंक 2-3 हफ्ते हो चुके हैं उसको मैं डाल चुका हूँ पहले। तो निफ्टी ओवरऑल काफ़ी बुलिश लग रहा है। इकोनॉमी में हमें ट्रैक करना है Q4 में जीडीपी की क्या ग्रोथ रहती है। एक और जो इवेंट अब बड़ा क्रूशियल हो गया है ना, इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल वगैरह के नहीं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि 100 साल में ऐसा बजट नहीं देखा होगा जो इस बार आ रहा है। मतलब शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग बिग, बट थोड़ा गवर्नमेंट्स की रहती है, पॉलिसी रहती है, या मैं कहूँगा कि किसी ना किसी तरीके से वो लोग बेचारे ओवर प्रॉमिस कर देते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। जैसे मनी क्राफ्ट में यश और मेरा मानना है कि भैया अंडर प्रॉमिस करो और ओवर डिलीवर करो। बट गवर्नमेंट्स वगैरह और सब लोग थोड़े ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा होते हैं, या उनको शो करना होता है कि हम नहीं इस हिसाब से काम करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर प्रॉमिस करते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। एंड मैं कहूँगा अंडर डिलीवर ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बट रियलिस्टिकली जो काम हो सकता है वो हो रहा होता है। तो ये एक दिक्कत मुझे लगती है कि हो सकती है। एंड बजट देखेंगे हम किस हिसाब से होता है। बजट के बेसिस पे अगर गवर्नमेंट ने अपनी कहीं पे भी स्पेंडिंग नहीं रोकी और हेल्थ केयर वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ा दी, तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। एक चीज जो सबको समझ आ जानी चाहिए कि जितनी ही आपकी आर्मी पे स्पेंडिंग जरूरी है, उतनी ही स्पेंडिंग अब आपकी जरूरी है हेल्थ केयर पे। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के तो कान खड़े हो जाने चाहिए इस बार, क्योंकि हमें हमेशा ऐसा पढ़ाया जाता था कि वेस्टर्न सोसाइटी का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। एटलीस्ट इंडिया में यू आर गेटिंग बेड्स,
वहाँ पे तो 6-6 महीने की वेटिंग है। मेरे जो कजन्स वगैरह हैं या जो रिलेटिव्स हैं जिनसे बात हुई है, बुरा हाल है, बिल्कुल बहुत खराब हालत है। एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ माय फ्रेंड्स जो प्लान कर रहे थे यूरोप जाने का, सेटल होने का, उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिए सिचुएशन देख के कि वहाँ की कंट्रीज घूमने फिरने के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छी हैं। साफ सफाई अपना देखो और अपने भारत को भी स्वच्छ बनाओ भैया। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो खुद भी कूड़ा मत फेंको, हमारी कंट्री भी बहुत साफ हो जाएगी। बट वो कंट्रीज घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी रह गई हैं, बट रहने के लिए उस हिसाब से मतलब वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी इतनी तारीफ होती थी, या उस हिसाब से मैं कहूँगा लोगों में सेंस भी नहीं है। वहाँ पे मास्क पहनना समाओ फ्रीडम का इन्फ्रिंजमेंट है। तो ये चीज़ें मुझे कुछ कम समझ आती हैं। आई फील कि ये चीज़ें ज़रा मे बी सोसाइटी ज़्यादा लिबरल हो गई हैं, क्या हुई हैं, वो पीपल आर नॉट एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग टुगेदर एज अ कंट्री, एज अ नेशन। आपको देखा जाता है वो शायद उस कंट्री से अपने आप को अलग देखते हैं। तो बेसिकली जो भी रीज़न है, मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन कंट्रीज उस हिसाब से वापस कभी भी खड़ी हो पाएंगी। वो जो एकता दिखती है ना लोगों के अंदर किसी कंट्री को बाहर निकालने की, आप मानो या ना मानो, मुझे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा दिखी है। यस, बीच में पीपल काफी लीनियंट हो गए थे, बट अब मैं बाहर जब जाता हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, दिल्ली एनसीआर में, मैं जब भी जाता हूं तो मैं देखता हूं मोस्टली लोग मास्क पहन रहे हैं, विच इज अ बिग बिग पॉजिटिव साइन फॉर एनी कंट्री कि लोग वहां पे बात मान रहे हैं, समझ रहे हैं परेशानी को। मुझे ओवरऑल लगता है कि इंडिया के अंदर डेफिनेटली ग्रोथ आनी चाहिए। और ग्रोथ क्यों आएगी? यश और मैंने काफी पहले एक वीडियो देखी थी रे डालियो की, आप सबने शायद देखी होगी, वो प्रिंसिपल्स इन एक्शन करके है, और एक वीडियो थी उनकी हाउ इकोनॉमी वर्क्स। तो हाउ इकोनॉमी वर्क्स अगर आप वीडियो देखें, और मैं ऐसा करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग वो देख सकें। रे डालियो अगर आप में से बहुत लोगों को नहीं पता तो बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर हैं यूएस के, एंड उन्होंने जो वो वीडियो बनाई थी हाउ इकोनॉमी वर्क्स, उसके अंदर से एक चीज हमें बड़ी क्लियर समझ आई थी कि दो टाइप के आपके एसेट्स होते हैं। एक कंजम्पशन एसेट्स हो गए जिनके अंदर बेसिकली लोग खर्चा जब करते हैं तो चीजें कंज्यूम कर रहे होते हैं। एक प्रोडक्शन एसेट्स होते हैं, तो अगर उनके अंदर खर्चा हो रहा है तो इकोनॉमी को आगे फायदा होगा। तो आज तक क्या होता आ रहा था, कंजम्पशन एसेट्स के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही थी, एंड कंजम्पशन एसेट्स के अंदर ग्रोथ आ रही है यानी कि लोग खर्चे की ओर ज्यादा जा रहे हैं। तो हमने देखा बजाज फाइनेंस जैसे शेयर्स भी काफी अच्छा रनअप दे रहे थे। कंजम्पशन की साइड की स्टोरी चल रही थी पूरी, प्रोडक्शन की साइड की स्टोरी कोई डिस्कस ही नहीं करता था। बट अब हुआ क्या है, कोविड क्रैश के बाद लोगों को और कंपनीज को इन जनरल सबको समझ आ गई है, पैसे की वैल्यू समझ आ गई है। जब वो पैसे का पहिया घूमना बंद होता है उसकी वैल्यू समझ आ गई है। हो सकता है, हाई चांसेस है कि फिजूल खर्ची लोगों की कम होती चली जाए। पहले मैं देखता था कि लोग वेकेशंस पे बहुत लाविशली स्पेंड कर रहे हैं, क्लोथ्स पे बहुत लाविशली स्पेंड कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है। बट अब मैं जब भी लोगों से बात करता हूं तो उनका एक सेविंग्स का स्कीम निकालना चाहते हैं, एक प्लान निकालना चाहते हैं, एक इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। तो एक वो मेंटल चेंज आया है। एंड कोविड, मैं कहूंगा कि देखिए ह्यूमन मेमोरी वैसे तो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। अगर कोविड लेट से कल को वैनिश हो जाए तो एक साल बाद किसी को ध्यान भी नहीं रहेगा कि हाँ कोविड का भी एक टाइम था। बट क्योंकि इस वायरस ने काफी टाइम ले लिया है और इसने काफी एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ के जाएगा ही हमारी इकोनॉमीज पे, हमारी लाइफ्स पे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग इस चीज को याद रखेंगे और आगे आने वाले लोगों तक को बताएंगे कि भैया ऐसा कुछ हुआ था तो थोड़ा संभल के चलो। जो वो डर होता है ना थोड़ा संभल के चलने का है, जब आप कॉशियस हो जाते हैं मैं कहूंगा, तो आप डिसीजंस के बारे में 2 बार सोचते हैं, एक बार में बेवकूफ वाले डिसीजंस लेने कम कर देते हैं। तो बहुत मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो प्रोडक्शन वाले एसेट्स हैं, प्रोड्यूसिंग एसेट्स हैं, जो गुड्स बनाएंगे, जो सर्विसेज बनाएंगे, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी और फिजूल जो खर्चा हो रहा था कंजम्पशन का, चाहे वो कॉस्ट कटिंग के फॉर्म में आए, चाहे वो थोड़ी स्पेंडिंग कम हो, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं रुकेगा। एंड एक प्रोडक्टिव एसेट्स की ओर मेरे को लगता है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी स्पेंडिंग प्रोडक्टिव एसेट्स में बढ़ेगी, और अगर वो होता है तो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। एंड ग्लोबली मुझे लगता है ऐसा होगा। बट इंडिया में रहते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। हर्षद मेहता स्कैम 1992 में एक लाइन थी ना, इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया में पैसा डालो। वही बात है, इंडिया में इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि आपको बेझिझक होकर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है इंडिया में ग्रोथ ज्यादा आएगी वो ये है कि इन्होंने ना डॉलर प्रिंटिंग बहुत ज्यादा कर ली है, बहुत ज्यादा डॉलर छापा है, क्योंकि ये ग्रेट डिप्रेशन सिनेरियो से बचाना चाह रहे थे। बहुत ही खराब हालत में है वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमीज, आप मानो या ना मानो। यूरोप का एग्जांपल मैं अगर लूं, यूएस की बात छोड़ देते हैं क्योंकि रिजर्व करेंसी डॉलर ही है, डॉलर में डेट है तो चल जाता है काम उनका। यूरोप की बात कर लेते हैं। ब्रेक्जिट हो चुका है, यूके इज आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के अंदर फाइनेंशियली कौन सी कंट्री स्ट्रॉन्ग है? गिव मी द कंट्रीज, अगर आपको पता हो मेरे साथ साथ बोलो। 2 कंट्रीज हैं जो यूके को छोड़ दो, 2 कंट्रीज हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी हैं?
जर्मनी एंड फ्रांस। दो कंट्रीज के पास पैसा है, दे कैन बेल आउट एवरीवन, सब कुछ करा सकते हैं। बट इतनी सारी कंट्रीज होने वाली है लाइन में बेल आउट करने के लिए, बुरा हाल होने वाला है। और कौन सी कंट्रीज हैं जो फेलिंग इकोनॉमीज है वहां पे? अगेन कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं मैं, बस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कहीं कोई बुरा मान जाए। आई रिमेंबर आपका इटली डिफॉल्ट कर चुका है, ग्रीस डिफॉल्ट कर चुका है, इन दोनों को बेल आउट प्लान्स पे डाला हुआ है इन्होंने। पोर्चुगल इज अबाउट टू डिफॉल्ट, स्पेन के पास पैसा बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। एंड एक एक करके इकोनॉमीज आती रहेंगी। अब मैं ट्रैक नहीं कर रहा क्योंकि मैं गिव अप कर चुका हूँ यूरोपियन इकोनॉमीज के ऊपर। मेरे ख्याल से दे हैव हैड देयर रैली, इन्होंने खूब राज कर लिया, ब्रिटिश राज वगैरह इधर उधर करके खूब लूटा है यहाँ वहाँ। अब मुझे नहीं लगता इनके पास कुछ खास बचा है। इमिग्रेंट्स को ये लोग ले रहे हैं बहुत ज्यादा, तो लोग क्या सोचते हैं कि यार बहुत ही अच्छी कंट्रीज है, इमिग्रेंट्स को ले रही है, देखो इंडिया को भी लेना चाहिए। आई हैव हर्ड दिस आर्ग्यूमेंट अ लॉट ऑफ टाइम्स। मैं आपको बता दूं, कोई भी देश दूध का धुला नहीं होता। इमिग्रेंट्स को इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, जीडीपी में आपकी स्पेंडिंग काउंट होती है। अगर लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे या पैसा स्पेंड नहीं कर रहे तो जीडीपी ग्रो नहीं करेगी। कंजम्पशन को बूस्ट करने का तरीका यही है कि आप या तो प्रोडक्टिव एसेट्स बढ़ाते चले जाओ और लोग उनको कंज्यूम कर रहे हो क्योंकि इनकी सैलरी बढ़ रही है। वो चीजें वहां पे हो चुकी हैं, अब उनको लोग और चाहिए, क्योंकि किस किस को सामान बेचें। अगर मुझे बेच दिया, 10 जनों को और बेच दिया, कोई बार बार जाना है नहीं खरीदने को, तो बेचोगे किसको? तो इसलिए कंट्रीज इमिग्रेंट्स वगैरह को ले रही हैं एंड इनकी इकोनॉमीज उस हिसाब से नहीं बनी हुई कि ये इंडिया का मैं कहूंगा कल्चर बहुत ऐसा है ना, क्योंकि सब बड़े डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट, डाइवर्सिफाइड कल्चर से होते हैं, लैंग्वेजेस अलग है, सब मिलजुल के रह रहे हैं, अपना चल रहा है। कहते हैं देश राम भरोसे चलता है, बट मतलब चल रहा है देश बहुत अच्छे से। यस, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो यहाँ वहाँ परेशान कर रहे होते हैं, बट वो न्यूज में ज्यादा दिखते हैं। रियल लाइफ में आप देखो तो बड़ी शांति से हमारा देश चल रहा है आगे। तो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिविज्म है इस कंट्री के अंदर, जो मैं कहूंगा जापानीज कल्चर में भी होता है, इवन चाइनीज कल्चर में होता है, बट वेस्टर्न सोसाइटीज में वो नहीं है। एंड यूरोप में मुझे बहुत दिक्कत दिख रही है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन आ रहा है जब भी वहां पे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। एंड इंडिया के केस में अगर कोई मुझसे कहता है ना भैया हम क्यों नहीं इमिग्रेंट्स को ले रहे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती बहुत जगहों पे। कोरोना वायरस ने आपको बता दिया कि कितनी डेंसली पैक्ड पॉपुलेशन है हमारी, और फिर भी आपको लग रहा है कि हम इमिग्रेंट्स क्यों नहीं ले रहे। तो कंट्री लाइक इंडिया डजंट नीड इमिग्रेंट्स। अब अगेन कुछ लोग इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, वो आप कहीं और जाके करो, इधर यूट्यूब चैनल पे मत करो, मेरे वाले पे। बट कॉमन सेंस से हम बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि अगर वो उस चीज को नहीं संभाल पाए, उन कल्चरल डाइवर्सिटीज को इंटीग्रेट नहीं कर पाए, तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और ये सोशल फैक्टर्स पे कोई डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि कोई इतना सोचता ही नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री में जहां हर रिलीजन को, सबको बेसिकली आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, बहुत ओपनली एक्सेप्ट किया जाता है, बड़े ढंग से ट्रीट किया जाता है, बड़े सबके इंडिविजुअल राइट, सबके रिलीजन्स को देख के बनाए गए हैं। आफ्टर ऑल कितने रिलीजन्स तो मुझे लगता है हमारे पास ही हैं, मतलब इतने सारे रिलीजन्स हैं यहाँ पे, एंड इतनी वेराइटी है लोगों की, इतनी डाइवर्सिटी है लोगों की। एंड ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्ट है, बिकॉज वी हैव लर्नड to adapt and to respect other people's cultures and their religions and their traditions, जो मुझे लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज भी कहीं ना कहीं सीखेंगी, डेफिनेटली सीखेंगी, और बहुत ढंग से अडेप्ट भी करेंगी, और उनके लॉज भी बड़े अच्छे हैं, सब कुछ है, बट एक टाइम लगता है, एक वो फ्रिक्शन आता है वहां पे। और इस समय क्या है ना, इकोनॉमीज की हालत बड़ी खस्ता है, और अगर लोगों में वो फ्रिक्शन रहेगा, सोशियो इकोनॉमिक में कहूंगा प्रेशर रहेगा, तो वो इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करता है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया में ग्रोथ बहुत अच्छे से आनी चाहिए सोशल फैक्टर्स की वजह से। थोड़ा अगर मैं कहूँ पॉलिटिकल फैक्टर्स, तो गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है यहाँ पे, दैट्स अगेन अ प्लस साइन। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ पे, यू डोंट हैव लेट से अ लीडर इलेक्ट जिसके सिवाय कोई आ नहीं सकता, प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। डेमोक्रेसी हमें नहीं लगता कि बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वी हैव बीन बॉर्न इनटू अ डेमोक्रेसी, बट जो लोग डेमोक्रेसी के अंदर नहीं रहते, वो अपने रूलर्स को जैसे चेंज नहीं कर पाते, तो उन लोगों से हमें समझना होगा कि कितनी दिक्कत की बात है। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आई थिंक आर वर्किंग इन फेवर ऑफ इंडिया। डेफिनेटली द गवर्नमेंट, द पीपल, वी एक्चुअली नीड टू डिलीवर ऑन दैट। अब गवर्नमेंट भी किसी ना किसी तरीके से कंपनीज लाना चाह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो जाए, तो किस पे खर्चा हो रहा है? प्रोडक्शन वाले एसेट्स पे खर्चा हो रहा है, प्रोडक्शन वाले एसेट्स पे स्पेंडिंग हो रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाउ इकोनॉमी वर्क्स की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज देखिए। इंग्लिश के अंदर है वो वीडियो, शायद उन्होंने बाकी लैंग्वेजेस के अंदर डब करी है, मेरे को ध्यान है, आई रिमेंबर वॉचिंग दैट वीडियो इन रशियन एज वेल, बट मेरे को नहीं ध्यान कि वो हिंदी के अंदर है कि नहीं। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो यूट्यूब चैनल पे मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके भी आपको समझा दूंगा, या जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बता दूंगा।
बट मेन चीज जो है कंजम्पशन एसेट्स, प्रोडक्शन एसेट्स, फाइनली मुझे लग रहा है प्रोडक्शन एसेट्स की ओर हमारी कंट्री बढ़ेगी, या लोगों को मजबूर हो गए बेचारे बढ़ने के लिए प्रोडक्शन एसेट्स की ओर। अगर नहीं भी बढ़ना चाह रहे तो बढ़ना पड़ेगा। और डेफिनेटली इसको सपोर्ट क्या कर रहा है, जो इन्होंने अंधा डॉलर प्रिंट किया इकोनॉमी को बचाने के लिए, होगा क्या, यूरोपियन इकोनॉमीज तो चलो मेरे को लग रहा है कि शैम्बल्स में है, बट इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर होता क्या है, जब आपने डॉलर इतना प्रिंट कर दिया तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है बाकी करेंसीज पे, जो डॉलर इंडेक्स इनका टूटने लगता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट आता है बाकी करेंसीज पे। एंड अगर बाकी करेंसीज पे पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है तो डेफिनेटली आरबीआई देखो स्टेप इन करेगा, स्टेबलाइज करेगा। पहली बात, रुपी का डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन इज नॉट अ बिग थिंग। जापानीज येन जो है वो काफी डेप्रिशिएटेड है एज कंपेयर टू योर यूएस डॉलर, बट उनकी इकोनॉमी बहुत शानदार है। तो ये कॉन्सेप्ट सारे जो होते हैं ना, जो डिस्कस होते हैं टीवी वगैरह पे डिस्कस होते हैं, रुपया हमारा 70 हो गया, 60 था, 40 था, इन सबको प्लीज इग्नोर करो और एक कॉमन सेंस से सोचो कि इकोनॉमीज किस हिसाब से डेवलप होती हैं। रुपी आपका 100 भी पार करेगा, 150 भी पार करेगा, 200 भी पार करेगा, और करना भी चाहिए उसी हिसाब से, क्योंकि इकोनॉमी में हमारी जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है मुझे 100% है कि उसमें डेप्रिसिएशन आएगी। बट होता क्या है, कभी कभी बहुत एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती है। अगर वो डेप्रिसिएशन बहुत एक्सेलरेटेड है रुपी के अंदर तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है, बट अगर वो एक कंट्रोल्ड वे में डेप्रिशिएट हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूंगा आपके एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ने लगते हैं, एंड लॉन्गर टर्म में इंपोर्ट्स वगैरह सब पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता ही आता है, और करेंसीज नेचुरली मूव करती हैं। हो सकता है कि यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी ना रहे कुछ टाइम बाद, क्योंकि उस पर भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर वो नहीं रहता तो फिर हम देखेंगे कि रुपी का मूवमेंट किस हिसाब से होता है और कौन सी करेंसी उसको रिप्लेस करती है वो, लेकिन सब बात की बातें हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो कि क्या $1 100 के बराबर हो सकता है फ्यूचर में, तो बिल्कुल हो सकता है, और उसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो एक बड़ी एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन ना हो रुपी की। तो लेकिन मुझे क्या लगता है, क्योंकि अभी इन्होंने इतना डॉलर प्रिंट किया तो कहीं ना कहीं रुपी स्ट्रेंथनिंग करेगा, अपनी कहीं स्ट्रेंथ दिखाएगा, और जो एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का फेस था वो रुक जाएगा। और अगर रुपया अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है कहीं ना कहीं, एंड मे बी थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर जाए डॉलर के अगेंस्ट, तो होगा क्या कि बाहर का पैसा इंडिया में आना शुरू होगा, बिकॉज बाहर के इन्वेस्टर्स रिटर्न्स ढूंढ रहे हैं। और अगर यहाँ की करेंसी गिरनी बंद हो जाती है, या करेंसी में थोड़ी स्ट्रांग भी हो जाती है डॉलर के अगेंस्ट, तो उनके लिए बहुत एक बड़ा पॉजिटिव साइन रहेगा कि वो एक डेवलपिंग डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पैसा डालें, एंड यहाँ पे पैसा बनने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, जैसा कि हमने खुद भी देखा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है एफआईएस का फ्लो भी काफी आएगा, और मुझे काफी पॉजिटिव फैक्टर्स लग रहे हैं। नेगेटिव्स की डेफिनेटली हम बात कर सकते हैं, बट पेसिमिस्ट होके किसी ने मार्केट में पैसा नहीं कमाया है, ऑप्टिमिस्ट होके ही आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया। मेरे को काफी पॉजिटिव सिनेरियो लग रहा है। अब 2021 में स्टॉक मार्केट पर्टिकुलरली कैसे रिएक्ट करेगी, ये तो हमने चलो इकोनॉमी की बात कर ली, किस हिसाब से शेप अप हो गए अगले 2-3 साल के अंदर क्या क्या चीजें दिख सकती हैं, बट अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट किस हिसाब से परफॉर्म करेगी, किस हिसाब से रिएक्ट करेगी। तो स्टॉक मार्केट, पहली बात तो देखिए अभी तो बड़े भयानक बुल ट्रेंड के अंदर चल रही है, एंड अगर आप कोविड क्रैश से पहले देखें तो 12,400 पे थे, अब हम 13,500 पे, तो 1000 पॉइंट की रैली आई है एक तरीके से, उससे बड़ी रैली नहीं आई है। बहुत लोग हमें कॉल करके कहते हैं कि सर रिलायंस 900 से 1800 हो गया, मैं उनको यही कहता हूं कि रिलायंस 1600 से 1800 हुआ है, उसको उस हिसाब से देखो। कोविड का जो इवेंट था जा चुका है, स्टॉक मार्केट्स के लिए कोविड का क्रैश जा चुका है। उस टाइप का इवेंट तभी आएगा जब उस लेवल की अनसर्टेनिटी वापस आएगी, मे बी इन द नेक्स्ट रिसेशन। ये वाले रिसेशन का काम हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू मी पीपल शुड स्टॉप एक्सपेक्टिंग कि मार्केट उस हिसाब से कभी भी डिप दे सकती है। मार्केट्स में अगर डिप आते भी हैं तो मुझे लग रहा है थोड़े ऊपर के लेवल्स पे जाके आएंगे। जैसा कि आपको ध्यान होगा, मैंने पिछले हफ्ते जब एक दिन की वो इंट्राडे करेक्शन आई थी, मंडे को जब मार्केट्स गिरी थी, तो मैंने आप लोगों को यही कहा था कि इसको इग्नोर करो, लर्न टू रिड्यूस नॉइज। एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जितनी मार्केट ऊपर गई है उसने उस कैंडल को कैंसिल आउट कर दिया बिल्कुल ही। तो यही होता है यहाँ पे, फियर मॉन्गरिंग और ये सब बहुत चल रहा होता है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस फट से आ जाते हैं कि भैया हमने तो कहा था करेक्शन आएगी, अरे तुम तो 9000 के लेवल से 8000 के लेवल से कह रहे हो कि मार्केट में करेक्शन आएगी, तुमने तो पूरा अप मूव ही मिस कर दिया और कितना मिसगाइड किया लोगों को। तो बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट्स की सुने, उसके बेसिस पे अपना एनालिसिस करें। तो मार्केट्स मुझसे अभी यही कह रही है कि हम में स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की, और वो स्ट्रेंथ दिखा रही है। अब बात ये हो जाती है कि क्या मार्केट्स में करेक्शन नहीं आएंगी, तो बिल्कुल आएंगी करेक्शन, बिल्कुल आएंगी करेक्शंस, और करेक्शंस बहुत जरूरी भी हैं। बट हमने देखा है करेक्शंस की स्पीड बढ़ती जा रही है, करेक्शंस का टाइम फ्रेम छोटा होता जा रहा है, और करेक्शंस की जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो करेक्शंस बड़ी वाइल्ड स्विंग्स देती हैं आपको, और बड़ा वायलेंटली डिप मारती हैं उस दिन मार्केट्स। तो वो जो करेक्शंस हमें बता रही हैं उस चीज को समझो कि करेक्शंस छोटी आ रही हैं, बड़ी भयानक आ रही हैं। एंड
अगर उस दिन आप गलत साइड पे होते हो ट्रेड के तो मार्केट्स आपका पूरा पैसा साफ कर देगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बड़े ढंग से शेयर बाजार में काम किया जाए एंड इधर आंख बंद करके ना चला जाए। अब गाइस चलो, मार्केट का जतन तुमने कहा कि पॉजिटिव है, तो हम किस सेक्टर का ध्यान रखें, किस चीज पे बैट करें। हर बुल मार्केट में अलग लीडर्स होते हैं, आप मानो या ना मानो ऐसा है। इस बुल मार्केट को किसने स्टार्ट किया था? आई विल वेट जस्ट 3 सेकेंड्स, अगर आप मुझे बताओ तो। इस बुल मार्केट को स्टार्ट किया था रिलायंस ने, फार्मा कंपनीज ने और केमिकल कंपनीज ने, फॉलोड वेरी वेरी क्लोजली बाय आईटी कंपनीज। इन कंपनीज पे फोकस करिए, इन कंपनीज के अराउंड पोर्टफोलियो बनाइए, किसी में भी ओवर एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है। और कंजम्पशन के शेयर्स तो देखो गिरते ही नहीं है, एफएमसीजी इज अ डिफरेंट बास्केट ऑल टुगेदर। बट हमने देखा जब फेसबुक की डील अनाउंस हुई थी रिलायंस की, क्या बेहतरीन तेजी बनी थी बाजारों के अंदर। तो जो कंपनी आपको दिखा रही है जिसने बुल रन स्टार्ट किया है, लीडर्स को कभी भी मत छोड़ना, कभी भी उनको जबरदस्ती शॉर्ट सेल वगैरह करने की कोशिश मत करना। मेरे को बीच में इतनी कॉल्स आए लोगों के 40 लाख 50 लाख 25 लाख इतने साफ हो गए क्योंकि उन्होंने फार्मा कंपनीज को, रिलायंस को शॉर्ट मार दिया। मत करना। जो शेयर्स अपने अलग बुल ट्रेंड में चल रहे हैं उनको चलने दो। आप लोगों को लगेगा कि शेयर कितना ज्यादा बढ़ सकता है, कितना महंगा हो सकता है, बुल रन का शेयर आपको दिखाएगा वो कितना बड़ा हो सकता है। तो प्लीज शेयर्स को अपना काम करने दो, उन शेयर्स को अपने हिसाब से चलने दो। नाउ इन सेक्टर्स के ऊपर अगर आप कोई भी बेट लेते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि खुद से बहुत ढंग से एनालिसिस करके जाइए, पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच रखिए इन्वेस्टिंग के लिए। एंड जो भी आप पैसा डालते हैं बाजारों के अंदर वो बैक्ड होना चाहिए किसी प्रोसेस से या किसी प्लान से। ऐसा नहीं हो कि आप जाके आज 50% आईटी में डाल दिया, 50% फार्मा में डाल दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप मेरी बात समझ पाए कि जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं बाजार के अंदर या जिन कंपनीज ने बुल रन स्टार्ट किया, उन कंपनीज पे फोकस करना या उन कंपनीज में पैसा होना आने वाले है हमारा बहुत जरूरी है। तो गाइज 2021 का आउटलुक शॉर्ट मैं कहूंगा, अगर समराइज में इसको करना चाहूं तो फिर मैं यही कहूंगा कि मुझे पॉजिटिव लगता है ईयर। मुझे मार्केट्स में अभी भी रैली दिखती है एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रैली अगले कुछ सालों के लिए मेंटेन रहनी चाहिए, एक अच्छी कैगर सेंसेक्स निफ्टी को निकालनी चाहिए। अगर आप सिल्वर मेंबर्स हैं तो आपके लिए वीडियो आगे कंटिन्यू होती रहेगी। अगर आप यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं एंड आप लोगों ने वीडियो, मतलब आपके पास सिल्वर मेंबरशिप नहीं है, तो दिस वुड बी द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको ऐसे जारी रखूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप सिल्वर मेंबरशिप लेके पूरी वीडियो देख सकते हैं। आगे की वीडियो में हम चार्ट्स एनालाइज करने वाले हैं, बट जो मेरे को पूरी अपनी बात करनी थी या पूरा आउटलुक देना था वो मैंने दे दिया है। उसके कंटेंट में मैंने कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी है। अगर आप सिल्वर मेंबरशिप लेते भी हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एड ऑन हुई हैं चीजें, इसके अंदर से कोई चीज रिड्यूस नहीं हुई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। सिल्वर मेंबर्स, गोल्ड मेंबर्स, प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग। बाकी सब लोगों के लिए मैं मिलता हूं अगली वीडियो में कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के स्टॉक एनालिसिस के साथ।